दोस्तों, आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है अपने देश के दुश्मन। ये राम रेमी की कॉमिक्स है और ये सेकंड पार्ट है। इसका पहला पार्ट है मौत का दूत। तो पहले आप उसको पढ़ लेना, तभी आपको पूरी स्टोरी समझ में आएगी। वो कॉमिक्स आपको मिल जाएगी मेरी प्लेलिस्ट में। बाल एजेंट राम रेमी का फोल्डर है उसके अंदर। नहीं नहीं, हम तुम्हारा कारगिज नहीं मानेंगे। हा हा हा। दिलावर जरा ने बताओ कि मौत का दूत किस बला का नाम है। ओके बॉस, अभी समझा देता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ तक स्टोरी हम पढ़ चुके हैं मौत का दूत में। अगर आपने नहीं पढ़ी तो पढ़ लेना, और मैं इसको छोड़ रहा हूँ और आगे से पढ़ता हूँ। जब बुरका पोस बॉस मौत का दूत अपने लोगों की दिन भर की कारगुजारी की रिपोर्ट लेने अड्डे पर पहुंचा। क्या सारे लड़के आ गए? यस बॉस। गुड। कैसा रहा छोकरों का आज का दिन? कुल मिलाकर अच्छा ही रहा बॉस, लेकिन कहता कहता दिलावर अचानक खामोश हो गया। लेकिन क्या दिलावर, तुम चुप क्यों हो गए? जो कहना साफ साफ कहो। बोलू को भी आज मुझे मजबूरन समाप्त करना पड़ा। वॉट? यह तुम क्या बक रहे हो? कैसे हुआ ये सब? रामलिंग के कारण ही बॉस। फिर दिलावर ने सारी बात बताते हुए अंत में कहा, राम को तो मैंने मार्ग से हटाने की पूरी चेष्टा की थी, लेकिन कम वक्त जान बचाकर भाग निकला। फलस्वरूप हमें लाल खंडों वाला अड्डा भी खाली कर देना पड़ा। यह बहुत बुरा हुआ। उन दोनों का हमारे पीछे लगना बहुत ही हानिकारक सिद्ध हो सकता है। मैं उन दोनों के शैतानी कारनामों से भली भांति परिचित हूँ। कहीं ऐसा न हो कि उनके लंबे हाथ हमारी गर्दन तक पहुंच जाएं। आप चिंता न करें बॉस। उससे पहले ही हम उन दोनों के हाथ काट कर फेंक देंगे। यस बॉस। इस बार वे हमारे हाथों से नहीं बच सकेंगे। बेकार की बातें मत करो। वे दोनों हमारे गैंग के पीछे लग चुके हैं। उचित यही होगा कि सी ग्रुप वाला धंधा कुछ समय के लिए बंद कर दिया जाए। यानी आप चाहते हैं कि भीख मांगने वाले लड़कों को अब अड्डे से बाहर नहीं निकलने दिया जाए। हाँ, इसी में भलाई है। खैर, अब इस चर्चा को बंद करो। रिपोर्ट लेने के बाद मैं इस संबंध में तुमसे बात करूंगा। फिर बॉस अपने आदमियों के साथ उस कमरे में पहुंचा जहां जराइम पेशा करने वाले बच्चे एकत्रित थे। बॉस जिंदाबाद। नमस्कार बॉस। ठीक है ठीक है। अब तुम लोग अपनी कमाई पेश करो। सलाम बॉस। उसके बाद बच्चे अपनी अपनी कमाई बॉस को देने लगे। आज मेरे हाथ यह लगा बॉस, और मुझे आज सबसे ज्यादा भीख मिली बॉस। आज मैंने नकली शराब की 10 पेटियां निकाली हैं बॉस। मैंने गांजा चरस और अफीम बताए पतों पर सप्लाई कर दिया है बॉस। शाबाश। आज मैं तुम लोगों से बहुत खुश हूँ। दिलावर, आज इन सबको ऐश कराने की जिम्मेदारी तुम पर है। ओके बॉस। और हाँ, सी ग्रुप के छोकरों, तुम ध्यान से सुनो। अब तुम लोग तब तक काम पर नहीं जाओगे जब तक कि मेरा आदेश नहीं मिल जाता। तब तक तुमको यहीं अड्डे पर रहना है। बाकी लड़के अपने काम को पहले की तरह करेंगे। अब तुम लोग जा सकते हो। सारे लड़कों के जाने के पश्चात दिलावर और उन नए छोकरों का क्या हुआ? वे तैयार हुए या नहीं? वे तैयार हो गए हैं बॉस। बस एक का जरा सा घुटना तोड़ना पड़ा। गुड। तो उनकी ट्रेनिंग आरंभ कर दो। ओके बॉस। अब तुम लोग अपना काम समझ लो। उसके बाद बॉस धीरे धीरे उन्हें कुछ समझाने लगा। समझाने के बाद, सब ठीक से समझ गए ना तुम लोग? यस बॉस। बॉस, आप रामलिंग के बारे में कुछ बताने वाले थे। हाँ, उनकी हरकतें अब दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अतः मौका देकर उन्हें समाप्त कर दो। मैं कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहता। ओके बॉस, हमारा भी यही विचार था। अच्छा, उन दोनों छोकरों की ये पढ़ चुके हैं हम। अगले दिन सुबह। ट्रेन ट्रेन। ओह फोन। ठहरी डैडी, मैं देखता हूँ। हेलो, राम स्पीकिंग। दूसरी ओर चीफ मुखर्जी थे। सुनो, आज दोपहर को मैं उन दोनों लड़कों अब्दुल व टोनी को रिहा करवा रहा हूँ। तुम ठीक समय पर स्केर स्ट्रीट थाने के सामने पहुंच जाना। ठीक है, पहुंच जाएंगे। राम रिसीवर रखकर जब नाश्ते की मेज पर पहुंचा। किसका फोन था बेटे? मेरे एक दोस्त का। दोपहर को उसने खाने पर बुलाया है। मैं भी चलूंगा ना भैया? हाँ। न जाने आजकल तुम दोनों क्या करते फिर रहे हो। एक मिनट भी घर पर नहीं रहते। आंटी, घर में खाली बैठे रहने से मन ऊब जाता है। ये कुछ छुपा रहे हैं, अपने आप को बेवकूफ समझते हैं। ये कुछ छुपा रहे हैं, अपने बाप को बेवकूफ समझते हैं। दोस्तों से गपशप में दिल बहल जाता है। और ठीक 2 बजने से 5 मिनट पहले राम रिम सेकेंड स्ट्रीट थाने के सामने पहुंचे।
अभी 2 बजने में 5 मिनट शेष है, तो चलो सामने चाय की दुकान पर चले। अरे ये कमबख्त कहाँ से आ गए? और दोनों चाय की दुकान पर पहुंचकर चाय पीने लगे, लेकिन उनकी दृष्टि थाने के मुख्य द्वार पर ही जमी थी, जबकि उस भिखारी की दृष्टि उन पर। क्या चक्कर हो सकता है? इनकी हरकतों से तो लगता है कि इन्हें किसी के थाने से निकलने का इंतजार है। उधर थाने के भीतर, सुनो, तुम दोनों की को आज जमानत पर रिहा किया जा रहा है। जमानत पर रिहा किसने ली? हमारी जमानत थानेदार जी। हमारा तो इस दुनिया में कोई नहीं है। कोई मिस्टर जगन्नाथ है, लेकिन तुम दोनों इस बात का ध्यान रखना कि बिना इत्तला के इस शहर से बाहर नहीं जाओगे। जी बहुत अच्छा। जरूर बॉस ने हमारी जमानत का प्रबंध किया होगा। कितने महान है बॉस, अपने आदमियों का कितना ध्यान रखते हैं। अच्छा वो हमने मुंह नहीं खोला। क्या सोच रहे हो? यहाँ दस्तखत करो। जब दोनों रजिस्टर रजि, रजि, जब दोनों रजिस्टर पर हस्ताक्षर कर रहे थे, आश्चर्य है, अचानक इनकी जमानत किसने ले ली? चलकर तुरंत जेके को सूचित करूं, फिर वह जाने और उसका काम। सिपाही थाने के बाहर बैठे भिखारी के पास पूछा, क्या खबर है? क्या खबर है खुशीराम? तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। उन दोनों छोकरों की किसी ने जमानत ले ली है। उन्हें रिहा किया जा रहा है। क्या? किसने ली उनकी जमानत? यह मैं कह नहीं सकता, मेरा काम खत्म हुआ, अब तुम जानो और तुम्हारा काम। उधर चाय की दुकान पर, आश्चर्य राम भैया, वह देखो, वह सिपाही किस तरह उस भिखारी से घुल मिलकर बातें कर रहा है। छोड़ो यार, हो सकता है वह भिखारी के भेष में पुलिस का ही कोई मुखबिर हो। इधर सिपाही के जाने के बाद, जरूर कोई गड़बड़ मालूम होती है, मुझे बॉस को खबर करनी चाहिए। फिर वह चुपचाप वहां से उठा और निकट ही पेड़ों के झुंड के नीचे पहुंचकर उसने एक छोटा सा ट्रांसमीटर निकाल लिया। हेलो हेलो, मैं जेके बोल रहा हूँ। हेलो जेके, मैं दिलावर हूँ। कहो क्या खबर है? जेके ने सारी सूचना दिलावर को दी। ठीक है, तुम वही रहो, मैं आदमी भेज रहा हूँ। क्या करना है यह तुम अच्छी तरह जानते हो। मुझे मालूम है, निश्चिंत रहो। कुछ देर बाद, सावधान रही, वह देखो, वो अब्दुल और टोनी। तुम मोटरसाइकिल पर आओ, मैं पैदल ही इनका पीछा करता हूँ। यदि इन्होंने कोई गाड़ी आदि पकड़ी तो फिर हम मोटरसाइकिल पर उनका पीछा करेंगे। ठीक है। और जैसे अब्दुल अब्दुल और टोनी बातें करते हुए उनके निकट से होकर कुछ आगे बढ़े, राम उनके पीछे हो लिया। पता नहीं ये सीधे अपने अड्डे पर जाएंगे भी या नहीं, खैर देखा जाएगा। रहीम भी कुछ दूरी से मोटरसाइकिल पर उनका पीछा कर रहा था। इतनी दूरी ठीक है, किसी को संदेह नहीं हो पाएगा। अब्दुल और टोनी अपना पीछा किए जाने से अन्य भी आपस में बातें करते चले जा रहे थे। पता नहीं बॉस ने किसी को हमें लेने क्यों नहीं भेजा। शायद उचित न समझाओ, फिर अड्डा तो हमें मालूम ही है, हम सीधे वहीं चलेंगे। परंतु उनमें से किसी का भी ध्यान उस कार की ओर नहीं गया था जो सड़क के किनारे खड़ी थी। वे रे अब्दुल अब्दुल और टोनी। हाँ, और उनके पीछे राम है। वह उन दोनों को धोखा पीछा कर रहा है, जिसका उन मूर्खों को ज्ञान नहीं। फिर क्या विचार है जेके? अब्दुल और टोनी को खत्म करना ही होगा, इसके अलावा कोई चारा ही नहीं। चलो कार स्टार्ट करो। जेके भी कार में सवार हो गया। कार स्टार्ट होकर आगे बढ़ी। गणेश संभाल लो, ध्यान रहे, निशाना नहीं चूकना चाहिए। अब्दुल और टोनी तो पीछे से आती मौत से अनजान थे, लेकिन राम की दृष्टि उस कार पर पड़ गई। अरे वहीं भिखारी कार में खतरा। खतरा महसूस होते ही राम ने गजब की फुर्ती से एक तरफ छलांग लगाई और तभी उफ, धाए धाए। अरे राम बाल बाल बचा। कार उसके निकट से होते हुए तेज रफ्तार के साथ आगे निकल गई। राम तो ठीक तो हो ना? मेरी चिंता मत करो, कार का पीछा करो। उधर फायरिंग की आवाज सुनकर अब्दुल अब्दुल और टोनी ने पलटकर पीछे की ओर देखा। एक कार को भयानक रफ्तार के साथ अपनी ओर आते देख दोनों ही बुरी तरह चौंक उठे। खतरा! अब्दुल बचो! खतरे को बापू ने तेजी से एक तरफ हटना चाहा, लेकिन तब तक उन्हें बहुत देर हो चुकी थी। आई नहीं। कार उन दोनों को कुचलते हुए आगे निकल गई। या खुदा, उन शैतानों ने तो उन दोनों को भी कुचल दिया। रहीम की आंखों में खून उतर आया। उसने पूरी गति से मोटरसाइकिल कार के पीछे दौड़ा दी। शैतानों, तुम बचकर कहाँ जाओगे? तुम्हें भी मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वे दोनों तो निपट गए, लेकिन वह खम्बख्त राम बच गया। हाँ, यही बुरा हुआ, कोई कहीं उसकी नजर मुझ पर न पड़ गई हो। तभी उन्हें पीछा किए जाने का आभास हुआ।
देखे कोई हमारा पीछा कर रहा है। वो वह रहीम है, राम का साथी। गति बढ़ाओ, उससे पीछा छुड़ाना जरूरी है। फिर मैं पुलिस के पीछे लगने से पहले ही यह कार भी छोड़ देनी है। रफ्तार तेज होगी, शायद पीछा किए जाने का पता चल चुका है। ओके। परंतु रहीम से वे किसी भी तरह से पीछा छुड़ाने में सफल नहीं हुए। यह कम वक्त तो मौत की तरह अब भी हमारे पीछे लगा है। खुद तो पाताल तक भी पीछा नहीं छोड़ूंगा। कार की गति कम करो, अब इससे निपटना ही होगा, अन्य कोई उपाय नहीं। और तुम लोग अपनी गनें संभाल लो। ओके। अरे कार की गति उन्होंने सहसा कम क्यों कर दी? तभी धौएं धौएं। टायर का निशाना लो। धौएं धौएं। जेके वह मोटरसाइकिल से चिपक गया, गोलियां बेकार जा रही है। चलाओ और चलाओ, मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फिर उन्होंने हारकर मोटरसाइकिल के टायर का निशाना लिया। धाएं धाएं फटाक। अरे बाप रे। और वे मोटरसाइकिल का टायर बर्स्ट करने में सफल हो गए। टायर के फटते मोटरसाइकिल बेकाबू हो गई और शाबाश, सत्यानाश हो सालों का। उफ। लेकिन साहसी रहीम चोटों की परवाह न करता हुआ जल्दी से उठ खड़ा हुआ। कम वक्त चोट देकर निकल गए, अब क्या करूं? यहाँ तो दूर दूर तक कोई अन्य सवारी भी नहीं। हताश रहीम अभी किसी सवारी की तलाश में इधर उधर देख ही रहा था कि तभी एक टैक्सी उसके निकट आकर रुकी। उसमें राम था। क्या हुआ रहीम? वो राम, सब गड़बड़ हो गया। रहीम ने राम को सारी कहानी सुना दी। ओह, अब तक तो वे काफी दूर निकल चुके होंगे। पीछा करना बेकार होगा, तुम मोटरसाइकिल यहीं छोड़ो और मेरे साथ टैक्सी में चलो। ठीक है। और मोटरसाइकिल को एक तरफ खड़ी कर रहीम राम के साथ टैक्सी में चल पड़ा। मैंने पुलिस को इस घटना की सूचना दे दी है, बाकी का काम वह निपटा लेगी। ठीक है। अब कहाँ चल रहे हो? चीफ के पास। ओह। कुछ देर बाद। क्या तुम्हें पूरा विश्वास है कि पुलिस कांस्टेबल से मिलने वाला भिखारी भी उसी कार में सवार था जिससे तुम पर गोलियां बरसाई गई और अब्दुल टोनी को खत्म किया गया? यस चीफ। मेरी नजरें धोखा नहीं खा सकती। तब तो मैं तुरंत तुरंत उस कांस्टेबल को चेक करना चाहिए। बिल्कुल चीफ। यदि देर की तो संभव है अपराधी उसे भी ठिकाने लगा दें। अब तक की तमाम घटनाओं से यह प्रमाणित हो चुका है कि मुख्य अपराधी अपने तक पहुंचने का कोई भी सूत्र नहीं छोड़ना चाहता। उसे भी इस बात का डर होगा कि कहीं मेरी दृष्टि भी उस पर न पड़ गई हो और उसके साथ मैंने सिपाही को बातें करते न देख लिया हो। ठीक है, तुम दोनों मेरे साथ चलो। स्केर स्ट्रीट के पुलिस स्टेशन पर। पहचानो राम रहीम, कौन है इनमें से वह सिपाही जो उस भिखारी से मिला था? मारे गए। लगता है जेके से मिलते वक्त ये दोनों छोकरे मुझे देख चुके हैं। राम रहीम ने उस सिपाही को तुरंत पहचान लिया। यही है वह सिपाही चीफ। क्यों भाई, क्या इनकार है तुम्हें? चीफ के इशारे पर अन्य सिपाही ने तुरंत उसे घेर लिया। बताओ कौन था वह भिखारी और तुम्हारा क्या संबंध है उससे? कौन भिखारी? कैसा भिखारी? मेरा किसी भिखारी से कोई संबंध नहीं। उड़ने की कोशिश मत करो, वरना मुंह खुलवाने के लिए पुलिस के क्या हथकंडे अपनाती है तुम अच्छी तरह जानते हो। बोलो वह भिखारी कौन था? उसने दो मासूम बच्चों का कत्ल क्यों किया है? परंतु उत्तर देने के बजाय सहसा वह सिपाही भयभीत होकर बाहर की ओर भाग खड़ा हुआ। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं मालूम, मौत का दूत मुझे मार डालेगा, पकड़ो उसे। राम ने वह चीफ मुखर्जी आदि तेजी से उसके पीछे लपके। रुक जाओ, यहाँ से बचकर नहीं निकल पाओगे। लेकिन वह रुका नहीं। सीढ़ियों पर से होता हुआ वह इमारत की 3 मंजिली छत पर जा पहुंचा। अब कहाँ जाओगे बचकर? भलाई इसी में है कि सब कुछ बता दो। नहीं। उफ, अब क्या करूं, भागने का कोई रास्ता नहीं। चीफ मुखर्जी उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़े, लेकिन पीछे मत हटो वरना संभलो, मर जाओगे मूर्ख। नहीं। और सिपाही तीसरी मंजिल से नीचे लुढ़कता चला गया। आई। बहुत बुरा हुआ, बचने की उम्मीद नहीं। यह सूत्र भी हाथ से निकल गया। सभी नीचे पहुंचे। सिपाही की लाश के इर्द गिर्द काफी भीड़ एकत्रित हो चुकी थी। अरे गिर कैसे पड़ा छत से? गिरा नहीं, बल्कि खुदकुशी की है। हाँ, मैंने भी अपनी आंखों से देखा है। इज डेड सर। हम। उसी भीड़ में निकल चलो, यह लफड़ा अपने आप में ही खत्म हो गया। हमें इसे ठिकाने लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है चलो। उन छोकरों की निगाह में आना भी हमारा ठीक नहीं।
चीफ मुखर्जी के साथ राम रहीम पुनः सिगरेट सर्विस के ऑफिस में पहुंचे। तब सांझ ढल चुकी थी। इस सिपाही की मौत के साथ ही अपराधियों के सरगने तक पहुंचने के तमाम रास्ते फिर बंद हो गए। जी हाँ, लेकिन कुछ मालूमात जरूर हो गई। सिपाही के मुंह से मौत का दूत नाम निकला था। शादी इसी नाम से वे अपने दल में विख्यात है। वह इस तरफ तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। यही नहीं चीफ, मेरी नजरों में उसके कुछ आदमी भी आ चुके हैं। यदि यदि उनमें से कोई भी मेरी नजरों में आ गया तो उसे पहचानने में धोखा नहीं खाऊंगा। वह तो ठीक है राम, लेकिन प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि फिलहाल तुम आगे बढ़ने का कौन सा तरीका अपनाओगे। कोई न कोई उपाय करूंगा ही चीफ, लेकिन आपको एक कार्य जल्द से जल्द अंजाम देना होगा। हाँ हाँ, कहो। आप शीघ्र से शीघ्र जराम पेशे में लगे छोकरों को पकड़ने का अभियान तेज कर दे। हो सकता है मौत का दूत घबराकर अपने बिल से बाहर निकल आए। ठीक है, मैं आज ही पुलिस कमिश्नर से मिलकर इस अभियान को तेजी से आरंभ करवाता हूँ। फिर आवश्यक बातचीत करने के पश्चात राम रहीम चीफ से विदा लेकर वापस लौट पड़े। जब लगातार कई दिनों तक शहर की तमाम सड़कें नापने के पश्चात राम रहीम को अपराधी अपराधी तक पहुंचने में कोई सफलता नहीं मिली तो एक दिन, देखो राम कैसा लग रहा हूँ। बिल्कुल आवारा, शाबाश। अब तुम्हें कोई पहचान नहीं पाएगा, आओ अब चले। दोनों घर से बाहर निकले। जस तो तुम भी कुछ कम नहीं रहे हो, लेकिन मुझे आश्चर्य है कि आखिर आज तुम हुलिया बदल कर कहाँ जा रहे हो। शिकार की तलाश में। और मोटरसाइकिल पर सवार हो वे दोनों एक तरफ बढ़ चले। बेकार है, 4-5 दिन से कोई भिखारी छोकरा भीख मांगता पूरे शहर में मैं दिखाई नहीं दिया। फिर आज कहाँ से मिल जाएगा। लगता अपराधी चौकन्ना हो गया और उसने यह काम बंद कर दिया है। यही सोचकर तो मैं आज मैंने यह वेश बदला है। इस वेश में अपराधी हमें नहीं पहचान पाएगा, जबकि हम उसे आसानी से पहचान लेंगे। मैं कुछ समझा नहीं, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। अब हम ऐसे छोकरों की तलाश करेंगे जो पॉकेट मारी, जंजीर झपटने, नकली शराब बेचने व चरस गांजे आदि के धंधे में लगे हैं। वाह, आइडिया तो तुम्हारा अच्छा है। और दोनों जराइम पेशे में लगे छोकरों की तलाश में निम्न श्रेणी के होटलों, बदनाम अड्डों व गलियों के चक्कर काटने लगे। जब चक्कर काटते काटते दोपहर हो गई तो राम ने शहर के एक बदनाम इलाके में एक साधारण से होटल के सामने मोटरसाइकिल रोकी। अब तक की सारी भागदौड़ बेकार ही रही। कोई बात नहीं, आओ पहले कुछ खा पी ले, फिर कोशिश करेंगे। दोनों होटल में प्रविष्ट हुए। आओ आओ बाबू, जो भी खाना पीना चाहोगे वही मिलेगा। तो फिर भेजो कुछ बढ़िया खाने और पीने को। अभी लो बाबू। ऐसी शराब पूरे शहर में कहीं नहीं मिलेगी। हाँ, यह तो खाने को देखने से मालूम हो रहा है। खाना बिल्कुल घटिया दर्जे का था, जिससे रहीम चिढ़ गया था। तभी एक व्यक्ति भीतर प्रविष्ट हुआ। अरे जग्गू, ओह आप। उसे देखकर राम मन ही मन चौंक उठा। मालिक को साथ लेकर वह व्यक्ति होटल के भीतरी हिस्से में चला गया। जल्दी बाहर चलो। क्यों, क्या हुआ। क्या हुआ बाबू। रहीम ने कुछ पूछना चाहा, लेकिन राम का इशारा पाकर वह खामोश हो गया। ऐसी घटिया शराब और खाना में नहीं चाहिए। इन्हें ले जाओ और पकड़ो अपने पैसे। यार फूटो भी, अब दाम तो मिल ही गए। लेकिन फिर दोनों होटल से बाहर निकल आए। आखिर यह तुम्हें अचानक हुआ क्या। तुमने उस आगंतुक को पहचाना नहीं रहीम, लेकिन मेरी नजर धोखा नहीं खा सकती। वह वहीं भिखारी था, लेकिन इस समय शानदार सूट में। क्या। बौखलाओ मत और शांति से मेरी बात सुनो। कुछ देर बाद वह जरूर बाहर निकलेगा और तुम्हें। फिर राम उसे कान में धीरे धीरे कुछ समझाने लगा। सब कुछ समझाने के बाद, सब कुछ ठीक तरह से समझ गए ना तुम। हाँ, तुम निश्चिंत रहो, लेकिन क्या तुम मेरे पीछे नहीं रहोगे। नहीं, यदि उसे संदेह हो गया तो फिर सारे किए धरे पर पानी फिर जाएगा। यह कार्य के लिए तुम्हें इंजाम देना होगा। हाँ, वॉच ट्रांसमीटर द्वारा मैं बराबर तुमसे संपर्क बनाए रखूंगा। अब मैं मोटरसाइकिल लेकर चलता हूँ, ताकि उसे किसी प्रकार का संदेह न होने पाए। ठीक है, जैसा तुम उचित समझो। और राम मोटरसाइकिल लेकर होटल से दूर निकल गया। सहसा एक स्थान पर उसने मोटरसाइकिल रोकी। जब तक रहीम को योजना के प्रथम चरण पर सफलता न मिल जाए, मुझे उस पर नजर रखनी चाहिए। और मोटरसाइकिल वहीं खड़ी कर राम पुनः होटल की ओर चल पड़ा। उधर कुछ देर बाद वह व्यक्ति होटल के मालिक के साथ बाहर निकला। सब काम ठीक होना चाहिए, निश्चिंत रहे हुजूर। अब मुझे तैयार हो जाना चाहिए।
और जैसे ही वह व्यक्ति एक तरफ खड़ी अपनी कार की ओर बढ़ा, रहीम तेजी से उसकी ओर लपका और किसी जेब कतरे की तरह उसे टकरा गया। दूसरे क्षण उसका हाथ उसकी जेब में था। माफ करना साहब। लेकिन वह व्यक्ति भी अच्छे ज्यादा चालाक था। जैसे ही रहीम ने उसकी जेब पर हाथ साफ कर आगे बढ़ना चाहा, उसने उसका हाथ थाम लिया। उस्तादों से उस्तादी बेटे, लाओ मेरा पर्स। मैं अबे बदमाश, ठहर, तुझे मैं अभी बताता हूँ। होटल के मालिक ने आते ही रहीम के दो चार हाथ जड़ दिए। ससुरे, हमारे इलाके में हम ही पर हाथ साफ करता है। रहने दो जग्गू, इसे पुलिस के हवाले कर देना ही ठीक रहेगा। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दीजिए साहब, पुलिस के हवाले न कीजिए। नहीं, कोई माफी नहीं, चलो मेरे साथ। क्यों, पुलिस का नाम सुनते ही फूंक सरक गई? और रहीम के काफी गिड़गिड़ाने के बावजूद भी वह उसे पकड़कर अपनी कार की ओर बढ़ चला। माफ कर दीजिए, फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। मैं भी साथ चलूं हुजूर? नहीं, तुम अपना काम करो। वाह, बन गया काम। खूब एक्टिंग दिखाई रहीम ने भी। हुजूर, मुझे माफ कर दीजिए, मैं विश्वास दिलाता हूँ फिर कभी किसी की जेब साफ नहीं करूंगा। मैं जानता हूँ बेटे, लेकिन क्या मुझे बताओगे कि तुम यह काम कब से कर रहे हो और तुम्हारे आगे पीछे कौन है, यानी तुम्हारे घर में? बिल्कुल अकेला हूँ और इस धंधे में नया ही हूँ हुजूर। उस्ताद कोई नहीं, इसलिए इसलिए नाड़ी ही हूँ। हर बार पकड़ लिया जाता हूँ। हम तब पहले शागिर्दी क्यों नहीं करते किसी की? यदि मैं पुलिस के हवाले न करूं तो क्या तुम मेरी शागिर्दी करोगे? यदि आप छोड़ दे तो जरूर कर लूंगा किसी की शागिर्दी। वो मारा। आपकी शागिर्दी? हाँ, तुम जैसे कई छोकरे मेरी शागिर्दी करते हैं। योजना को सफल होते देख रहीम मन ही मन प्रसन्नता से उछल पड़ा था। तो क्या आप भी इसी लाइन के गुरु हैं? बिल्कुल ठीक समझे। अब बोलो, क्या विचार है? शागिर्दी करनी है या ले चलूं पुलिस स्टेशन? ये आप क्या कह रहे हैं? पुलिस के हत्थे लगने से तो मर जाना बेहतर है। मुझे आपकी शागिर्दी स्वीकार है। शाबाश लड़के, तुम समझदार हो। अब आप मुझे कहाँ लिए चल रहे हैं? अभी कुछ कुछ देर में पता चल जाएगा। कुछ समय तक इधर उधर दौड़ाने के पश्चात एक स्थान पर ले जाकर उसने कार रोक दी। ये आप मुझे कहाँ ले आए? अपने अड्डे के निकट। कहाँ है आपका अड्डा? यह इलाका तो दूर 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 तक सुनसान लगता है। मालूम हो जाएगा, आओ पहले यह पट्टी तुम्हारी आंखों पर बांधूं। रहीम ने ज्यादा विरोध करना उचित नहीं समझा। लेकिन इसकी क्या जरूरत है? यह हमारे दल का नियम है। नए सदस्यों को तब तक अड्डे के बारे में बताया नहीं जाता जब तक कि उस पर पूरा विश्वास न हो जाए। फिर वह रहीम को कार में बिठाकर पुनः एक तरफ चल पड़ा। तो क्या तब तक ऐसे लड़के अड्डे के भीतर ही कैद रहते हैं? हाँ, केवल कुछ दिनों के लिए। लेकिन नए लड़कों पर आप विश्वास कैसे करते होंगे बिना उससे काम लिए? विश्वास उसे उसके काम से नहीं, बल्कि उसके बारे में सही जानकारी प्राप्त करके मिल करते हैं। कुछ देर तक वह गुमनाम सफर चलता रहा। फिर रहीम ने महसूस किया कि कार की गति धीमी हो रही है। जल्दी कार एक हल्के से झटके के साथ रुक गई। क्या अड्डा आ गया? हाँ, चलो उतरो, लेकिन ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करना। दोनों कार से उतर पड़े। रहीम का हाथ थाम वह व्यक्ति, जो वास्तव में जेके ही था, भीतर की ओर बढ़ा। मेरा हाथ थाम कर चुपचाप आगे बढ़ते रहो। इनके अड्डे तक तो पहुंच गया, लेकिन राम को कैसे बता पाऊंगा कि इनका यह अड्डा कहाँ और कैसा है? हवेली के भीतर पहुंचकर जेके एक दीवार के सामने खड़ा हो गया। फिर उसने दीवार को थपथपाकर न जाने क्या किया कि एक तेज आवाज के साथ सामने का फर्श नीचे बैठने लगा। न जाने यह किस चीज की आवाज है, शायद किसी गुप्त मार्ग की। काफी दुर्गंध भी है यहाँ। धड़ धड़ धड़। क्या रेमे अपराधियों एक गुप्त अड्डे का पता राम को देश का? बुर्गा पोस्ट बॉस वास्तव में कौन था? क्या कोई पुलिस अफसर अथवा शहर का धनाढ़ सेठ? राम ने बुर्गा पोस्ट बॉस को कानून के शिकंजे में जकड़ने के लिए जो योजना बनाई थी, क्या वह उसमें सफल हो उसका? क्या मौत के दूत की एजेंट सलमा मिलिट्री के सिगरेट पर पेपर उड़ा पाने में सफल हो उसकी? तो दोस्तों, इसका आखिरी पार्ट है यम के बेटे। तो यह कॉमिक्स भी आपको कल मिल जाएगी। और मिलते हैं इसके फाइनल पार्ट में, यम के बेटे में।